अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसको हम सिफिलिस कहते हैं इंग्लिश और मेडिकल की टर्म में, और आतशक कहते हैं इसको उर्दू में। और आमतौर पे ये एक जिनसी बीमारी के तौर पे इसलिए मशहूर है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी जो सेक्स से मर्द और ख़वातीन एक दूसरे को, या मर्द मर्दों को, या औरतें औरतों को ये इस तरीके से मुंतकिल होती है। तो यही वजह है कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा ये माँ से बच्चे को भी मुंतकिल हो सकती है कि बच्चा जब माँ के अंदर मौजूद होता है तो वो एक ख़ास चीज़ की मदद से माँ से जुड़ा हुआ होता है खुराक के लिए और ऑक्सीजन के लिए, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, कि उसके ज़रिए ये मुंतकिल हो सकती है। या जब बच्चे की पैदाइश होती है और वो वेजाइना या बर्थ कैनाल से गुजरता है तो उस दौरान भी डर होता है कि सिफिलिस जो है वो माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो खून लगवाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है एक मखसूस किस्म का टेस्ट VDRL, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि वो लोग जिनको सिफिलिस हो फिर वो खून आगे मुंतकिल अगर हो जाए गलती से तो सिफिलिस इस तरीके से भी मुंतकिल होती है। और बहुत सारे नशाई लोग जब नीडल शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे को टीके लगाते हैं, तो किसी एक को अगर सिफिलिस है तो वो दूसरे को भी सिफिलिस दे सकता है। या गलती से अगर हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में कोई ऐसी नीडल जो सिफिलिस के मरीज़ को टीका लगा हो किसी और को लग जाएगा तो उससे भी मुंतकिल हो सकती है। और सबसे आखिर में अगर किसी को सिफिलिस का मसला है तो क्योंकि इसमें स्किन की कुछ फोड़े बनते हैं, कुछ लीजन बनती हैं, कुछ इन्फेक्शन बनती है स्किन के ऊपर, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ, तो बाज़ का जब उसके साथ कोई हाथ टच करता है तो उसके अंदर जो पानी होता है उससे भी ये मुंतकिल होती है। तो जो सिफिलिस है वो एक बड़ी अहम बीमारी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वर्कर क्लास दुबई जाती है, गल्फ़ स्टेट में जाती है, तो उनका ये टेस्ट होता है VDRL। अगर उनका सिफिलिस पॉजिटिव आ जाए तो उनको इजाज़त नहीं मिलती उस मुल्क में जाने की, तो उनके लिए भी बड़ी अहम है कि वो इस बीमारी को समझें। सिफिलिस किस वजह से होती है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम या टी पैलिडम के नाम से मशहूर होता है। ये बुनियादी तौर पे एक स्प्रिंग की तरह का होता है, तभी इसे कहते हैं स्पाइरोकीट, यानी स्पाइरल शेप का होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन होती है, एंडोफ्लैजेला होते हैं, कि जिसकी वजह से इसकी शक्ल स्पाइरल हो जाती है। तो ये स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया जो बग्स होते हैं उनमें ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम, जो कि बुनियादी तौर पे ये बीमारी करता है। ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम है ये इंसानों के अलावा बाहर नहीं रह सकता, और ये एक क्योंकि बाहर रहेगा तो ये ज़िंदा नहीं रहता, तो इंसानों के अंदर रहता है। इंसानों के अंदर ये मुंतकिल होता है एक से दूसरे के अंदर, इसलिए इसे कहते हैं कि ये एक ऐसा ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो इंसानों में रहेगा। तो ये जो जब भी किसी को फ़र्ज़ करें कि अगर किसी शख्स को एक शख्स से दूसरे से सेक्सुअली ये मुंतकिल हो गया है, ये जरासीम, ये ट्रेपोनिमा पैलिडम, तो सबसे पहला क्या करता है? देखिए, दो किस्म की दुनिया में पाई जाती हैं सिफिलिस। एक को हम कहते हैं एक्वायर्ड, जैसे कि खून लगने से हुई, जिनसी तौर पे मुंतकिल हो गई, या किसी को निडल लगने से या हाथ लगने से अगर उसमें जरासीम चले गए हैं, तो इसे एक्वायर्ड कहते हैं। और दूसरी होती है कंजेनिटल, जो माँ से बच्चे में मुंतकिल होती है। तो जो एक्वायर्ड होती है उसकी 3 स्टेजेस की हम बात करते हैं। एक को हम प्राइमरी कहते हैं, एक को हम सेकेंडरी कहते हैं, एक को हम टर्शरी कहते हैं, और सेकेंडरी और टर्शरी के दरमियान एक लेटेंट या छुपी हुई फेज़ की भी हम बात करेंगे। प्राइमरी क्या होता है कि जब ये एक दफ़ा जरासीम आपके अंदर जाएंगे तो क्योंकि ये स्किन के ज़रिए मुंतकिल हुए थे तो वहाँ पे स्किन के ऊपर ये एक ज़ख़म बना देते हैं, उसको हम प्राइमरी शैंकर कहते हैं। दर्द उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें एक पानी होता है, उस पानी के अंदर ये स्पाइरोकीट्स, उस पानी के अंदर ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो दर्द के बगैर या पेनलेस प्राइमरी शैंकर होता है वो आम तौर पे कुछ ही अरसे में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि जब ये जरासीम मुंतकिल होते हैं इंसान में तो 1 से 3 हफ्ते में बनता है। और अगर तो हो सकता है कि आपके नाजुक औज़ा जो हैं या जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम कहते हैं वहाँ पे बन सकता है, अगर आपको सेक्सुअली ये ट्रांसमिट हुआ है, जिनसी तौर पे मुंतकिल हुआ है, या फिर अगर किसी को हाथ आपने लगाया था और उसको आगे ज़ख़म था ऐसा कि जिसके अंदर ये जरासीम थे, तो फिर आपके हाथ पे ये या पाँव पे या कहीं पे भी ये बन सकता है। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होगा कि आपकी जिल्द को मुतासर करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही बज़ाहिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं होता, बल्कि 3 से 6 हफ्ते के अंदर ये एक सेकेंडरी स्टेज में चला जाता है। सेकेंडरी स्टेज क्या होती है कि जिल्द की लीजन तो शायद बज़ाहिर ठीक हो जाए वो वाला ज़ख़म, लेकिन फिर उसके बाद ये जो
ये ट्रेपोनिमा पैलिडम है, ये आपकी खून की जो छोटी नालियाँ हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, तो उसके अंदर जाके ये बैठ जाता है। और ख़ास तौर पे आपकी जो जिल्द की ये नालियाँ होती हैं, तो उन पे क्योंकि ये ज़्यादा मौजूद होता है, तो इसकी वजह से पूरे जिस्म पे रैश बनता है, जो पहले सीने पे और पेट पे बनता है, उसके बाद वो फिर टांगों और बाजुओं पे बन जाता है, और उसके बाद वो किसी के मुख्तलिफ पूरे जिस्म के जो हिस्से होते हैं, तो पाँव की तलियां हैं, हाथों की तलियां हैं, तो उनके ऊपर भी जाके ये एक रैश बन जाता है कि आपको ज़ख़म नज़र आना शुरू हो जाते हैं, या आपकी जिल्द का जो रंग होता है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होती हैं। किसी को यानी रेशा पड़ जाता है, पस नज़र आती है, किसी को सिर्फ सुर्ख रंग का हो जाएगा, किसी की साख तब्दील हो जाएगी जिसको मैक्यूलोपेपुलर रैश कहते हैं, और किसी को कंडाइलोमा लेटा कहते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जो कि आपकी जिल्द की इन्फेक्शन ये कर देगा। ये सेकेंडरी है। इसके बाद आना होता है टर्शरी ने, लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी के दरमियान एक फेज़ होती है जिसको हम लेटेंट का मतलब ये छुप करके बैठ जाता है, ये छुपा हुआ होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन के अंदर या लिम्फ नोड्स जिसको हम कहते हैं उनके अंदर जाके ये बैठ जाता है, क्योंकि ये एक दफ़ा सेकेंडरी स्टेज में ये खून में चला जाता है, जिसको स्पायरोकेटीमिया कहते हैं, कि खून के अंदर ये जरासीम चले गए और उसके बाद फिर ये लिम्फ नोड्स वगैरह में जाके बैठ गए। वहाँ पे ये यानी इस स्टेज को हम कहेंगे लेटेंट, ये छुपी हुई। लेकिन क्योंकि ये जिस्म के अंदर मौजूद होता है, तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो पहचानता है कि दुश्मन अंदर आके बैठ चुका है, तो वो अपना रिएक्शन देता है, वो अपनी आर्मी भेजता है जिसको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, तो वो जाके फिर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कुछ और सेल होते हैं जिसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये जो जरासीम होते हैं ट्रेपोनिमा पैलिडम, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो उनको मारने के लिए। लेकिन इस पूरे सूरत हाल की वजह से पूरे जो जिस्म के अंदर जो है इसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। वो पूरे जिस्म के कौन कौन से हिस्से होते हैं, यानी अब वो स्टेज शुरू हो जाएगी जिसको हम टर्शरी स्टेज कहते हैं। टर्शरी स्टेज क्या होती है कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम इसको मारने की कोशिश करता है, ये बचने की कोशिश करता है, और इस दौरान वो पूरी एक जंग है जो कि दिल की तरफ भी जाएगी। यानी हमारे जो दिल की खून की बड़ी नाली होती है जिसको हम आयोर्टा कहते हैं, तो उनको जो खून की नालियाँ आगे खून देती हैं जिसको वेज़ा वज़ोरम कहते हैं, तो उनकी इन्फेक्शन की वजह से आयोर्टाइटिस नामी एक बीमारी होती है, और खून की वो जो बड़ी नाली है वो बाज़ का डैमेज होना शुरू हो जाती है जिसको आयोर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं। इसी तरह से बाज़ का ये फिर हमारा जो रीढ़ की हड्डी में हराम मगज़ होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो वहाँ पर भी जाके ये जरासीम बैठ जाते हैं खून की उनकी नालियों में। तो अगर तो पीछे की साइड में बैठे हैं, पोस्टीरियर साइड पर जो खून की नालियाँ हैं, तो एक बीमारी जन्म लेती है जिसे टेबीस डॉर्सैलिस कहते हैं। टेबीस डॉर्सैलिस में क्या होता है कि बिल्कुल जो आपका कमर का पीछे वाली साइड पे हराम मगज़ है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ का तो लोगों को मसलन मेरा ये मैं आंखें बंद भी कर लूँ तो मुझे पता है कि मेरा हाथ कहाँ पे है, इसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, तो ये कि सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई मेरे हाथ पे चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो मुझे वो महसूस होगी, लेकिन वो इसमें ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से बाज़ का तो लोगों को ये जो पूरी कैफियत जन्म ले रही होती है, इसमें आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं तो उनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। यानी अगर लाइट मारेंगे तो लाइट रिफ्लेक्स नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को करीब जाके उसको देखना चाहूँ तो मेरी जो आंखों की पुतलियाँ वो सिकुड़ेंगी, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। यानी आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल जो हैं, यानी आंखों के अंदर भी खून की नालियों में जाके ये इतना मुतासर करता है कि ये ख़ास किस्म के आंखों के अंदर जो प्यूपल होते हैं वो उनका बिहेवियर होता है कि लाइट रिफ्लेक्स गायब हो जाएगा और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स रहेगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात ये जो रीढ़ की हड्डी में हराम मगज़ स्पाइनल कॉर्ड का आगे का हिस्सा होता है इंटीरियर, वहाँ पे जो खून की नालियाँ गुजर रही होती हैं उनको मुतासर करता है, तो उसकी वजह से आपको कमज़ोरी होती है, आपको महसूस करने की सलाहियत में कमी आ जाती है, और बाज़ औक़ात कमज़ोरी से एक स्टेज आगे चली जाती है कि आपको पैरालिसिस या फालिज वाली कैफियत बन जाती है। तो इसी तरह से जिगर को भी मुतासर करता है, इसी तरह से हड्डियों को भी मुतासर करता है, और बाज़ का तो दिमाग की जो झिल्ली होती है जिसको मेनिंजीज कहते हैं, तो वहाँ पे भी ये जरासीम ट्रेपोनिमा पैलिडम चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों की यादाश्त मुतासर होती है, लोगों की सूझबूझ मुतासर होती है, वो तवज्जो नहीं दे सकते, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो उनकी कमज़ोर हो जाती है, और इसी तरह से बाज़ का तो लोगों को फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं ये जन्म ले रहे होते हैं टर्शरी में। यानी प्राइमरी में जिल्द पे बना था, सेकेंडरी में लिम्फ नोड और खून में ये चीज़ गई थी, और टर्शरी में जो कि लेटेंट के बाद आती है, जब यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्यून सिस्टम रिएक्शन दे रहा होता है, तो अंदर आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो औज़ा हैं, ऑर्गन हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा रहा था, तो इसको टर्शरी कहते हैं। और बाज़ औक़ात इन लोगों को गिल्टियाँ टाइप की बन जाती हैं, गोमड़ जिस हम आम जुबान में कहते हैं, वो इंग्लिश में उसे गम्मा कहते हैं। गम्मा क्या होता है? ये जो आपका इम्यून सिस्टम होता है जब वो कोशिश करता है इस जंग को लड़ने की, तो वो
बाज़ उस जंग में खुद ही बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है और गिल्टियाँ बनाना शुरू कर देता है, जो जिसके अंदर जरासीम तो नहीं होते, लेकिन यही जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं और उसमें रेशा पड़ जाता है, तो इसको हम गम्मेटस लीजन या गम्मा कहते हैं। ये भी बड़ी खौफनाक देखने में होती है बाज़ लोगों को, जो उनके मखसूस अज़ा हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं या जल्द हैं, वहाँ पर ये चीज़ बन जाती है। तो ये इसकी बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस थी। और फिर अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अगर किसी को सिफिलिस हो गई है तो उसकी तशख़ीस कैसे होगी। देखिए, बड़ा आसान है कि अगर किसी को जिल्द पे लीयन बनी हुई है, स्किन के ऊपर ज़ख़म बना हुआ है, अल्सर बना हुआ है जिसमें कि दर्द नहीं हो रहा, तो उसका आप टेस्ट करवाते हैं, उसमें से मवाद निकाला जाता है। एक मखसूस किस्म का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि कभी आप अगर किसी एक कमरे में बैठ जाएँ जिसमें गुप अंधेरा हो, मुकम्मल अंधेरा हो, लेकिन दरवाजे से कहीं से एक रोशनी की अगर बीम आ रही हो, थोड़ी सी रोशनी आ रही हो, तो आपको अपने कमरे में जो गर्दो गुबार जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता था, तो वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में भी क्या होता है कि बैकग्राउंड डार्क होता है, यानी अंधेरा होता है, लेकिन एक छोटी सी लाइट मारी जाती है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इनको पकड़ लेती है कि ये मौजूद हैं स्पायरोकीट्स या ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम, इसे कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। और इसको फिर कंफर्म करने के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि जब आपके इम्यून सिस्टम ने प्लाज्मा सेल उसके अंदर जो थे, उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई थी कुछ प्रोटीन के ख़िलाफ़, जो प्रोटीन हिस्सा थी इन जरासीम का, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं हम उनका टेस्ट करवाते हैं। ये 2 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं नॉन ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज़, जिसमें कि बड़ी मशहूर हैं, यही करवाई जाती हैं अक्सर, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वैसे भी पॉजिटिव आ जाते हैं टेस्ट, क्योंकि हमारे जिस्म के बाकी जो सेल हैं उनके अंदर भी ये एंटीजन या प्रोटीन होती हैं। ये कौन से हैं नॉन ट्रेपोनिमल जिसको मैं बता रहा हूँ? ये है, एक है RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएगेन, ये एक टेस्ट होता है, और एक होता है VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट। ये एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक हैं कि जरासीम की वजह से भी आ सकती हैं और आपके जिस्म के किसी और मसले की वजह से भी आ जाती हैं। और फिर होती हैं ट्रेपोनिमल यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि ख़ास मखसूस, यानी जिसमें एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं वो बनी ही इन जरासीम के ख़िलाफ़ हैं, तो उनका टेस्ट होता है। उसमें कौन सा होता है? एक होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन, उसे टेस्ट कहा जाता है, यानी TPPA टेस्ट होता है, ये मखसूस टेस्ट होता है। और दूसरा जो मखसूस टेस्ट होता है उसको कहते हैं FTA-ABS, यानी फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्ब्ड, यानी ये 2 वो मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं जो बनती ही इन जरासीम के ख़िलाफ़ हैं कि अगर ये भी मुस्बत हैं और आपका वो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी था वो भी मुस्बत है, तो इसका मतलब है कि आपको सिफिलिस है, कन्फर्म हो गया कि आपको सिफिलिस है। अब एक दफ़ा पता चल गया तो फिर इसका इलाज क्या होता है? इलाज जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज, सबसे अहम इलाज होता है पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपका डॉक्टर आपको पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो है वो मखसूस किस्म की डोज़ में तजवीज़ करेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बस एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जो ये पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं, जब ये इंजेक्शन इन जरासीम को, ट्रेपोनिमा पैलिडम को, इन स्पायरोकीट्स को मारते हैं, तो ये मरने के बाद इनमें जो टूट फूट होती है तो इनके अंदर की सारी प्रोटीन अचानक बाहर निकलती हैं और आपका इम्यून सिस्टम उनको कोशिश करता है उनके खिलाफ रिएक्शन देने की। तो लोगों को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, त्रेलियाँ आती हैं, स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिसको जैरिश हेर्क्सहाइमर रिएक्शन हम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पेनिसिलिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, और अगर पेनिसिलिन का नहीं तो फिर डॉक्सीसाइक्लिन की कैप्सूल और टैबलेट होती हैं, ये 20-25 दिन के लिए, 21 दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आपका डॉक्टर देगा, तो ये भी इलाज होता है। तो बुनियादी तौर पे ये है सिफिलिस। लेकिन अगर बच्चों का कैसे पता चलेगा? अगर किसी की यानी कोई जो मदर है, प्रेग्नेंट खातून है, उसको सिफिलिस थी, उसका भी कोई ये जो टेस्ट करवाए गए ये मुस्बत आ गए, या उसका इलाज तो किया लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं हुआ, तो फिर हम जो बच्चा है और माँ है उन दोनों का जो RPR टेस्ट करवाते हैं। अगर जो बच्चे का जो टेस्ट होता है वो 4 गुना कम आए माँ से, तो इसका मतलब है बच्चे को है। कन्फर्मेशन के लिए बाज़ हम उसका CSF यानी रीढ़ की हड्डी से जो हराम मगज़ होता है उसके इर्द गिर्द एक पानी होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसका मुआयना करवा लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें भी VDRL टेस्ट किया जाता है, प्रोटीन देखी जाती है, ग्लूकोज देखी जाती है, तो उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। क्यों ज़रूरी है बच्चों का या प्रेग्नेंट ख़वातीन का पता चलना? क्योंकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों की जल्द डेथ हो जाती है अगर उनको खुदा न खास्ता सिफिलिस का मसला हो, या उनकी बेनाई मुतासर होती है जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, या नाक बंद हो जाता है जिन्हें स्नफल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो जरासीम होते हैं ये नाक को बंद कर देते हैं।
इसी तरह से ये जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं जिनकी माँओं को सिफिलिस था और उनका इलाज नहीं हुआ, तो उनके पाँव पे और हाथों पे फिर ये बहुत सारे निशानात बने होते हैं इसी बीमारी की वजह से। लेकिन अगर कोई बच्चा सिफिलिस तो था लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी बच गई है, वो बच गया है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ मसले जन्म लेते हैं। कैसे? मसलन उसका नाक जो है वो उसकी हड्डी को नुकसान होता है और नाक जो है वो बिल्कुल चिपटा हो जाता है, जिसको हम सैडल नोज़ कहते हैं। इसी तरह से इन बच्चों में जो हड्डी होती है पाँव की, जिसको टिबिया कहते हैं, तो वो मुड़ना शुरू हो जाती है, जिसे सैबरशिन कहते हैं। इसी तरह से इन बच्चों में जो दांत होते हैं वो उसकी जो है वो आप कह लें स्पाइक्स बनना शुरू हो जाती हैं, या वो ऐसे जैसे कि मतलब आपको ये अगर मैं तस्वीर में दिखा दूं को दांत जो हैं उनके अंदर ये कुछ चीज़ें बाहर निकली होती हैं, हड्डी बाहर निकली होती है, तो ये हचिनसन टीथ इनको हम कहते हैं। और इसी तरह से इन बच्चों में जो सुनने का अमल है यानी हेयरिंग लॉस है वो हो जाता है, उनको जो सुनने की सलाहियत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक तो वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि सिफिलिस की वजह से। दूसरा वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एहतियात नहीं की होती अपने ज़दवाजी ताल्लुकात में और जिनसी ताल्लुकात में, वो बाद में बड़े परेशान होते हैं इस बीमारी के हाथों। और इसी तरह से वो माएँ जिनके बच्चों को ये मुंतकिल हो जाती है तो वो बड़े परेशान होते हैं। इसीलिए सिफिलिस या आतशक के बारे में आप ज़रूर जानें, अपने करीब तरीन डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आपने अपना VDRL टेस्ट करवाया है तो आप कोशिश करें कि बाकी कन्फर्म करवा लें और उसके बाद ही बाकायदा डॉक्टर से आप इसका इलाज करवाएं। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।